शैडो स्टूडियो हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की घटना राजेश और नैना के साथ हुआ एक हादसा जिसे नैना के लिए भूल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वो दोनों अपनी बुआ से मिलने शहर से गांव गए हुए थे। उनसे मिलने के बाद वो वहां से निकलने वाले थे कि बुआ ने उन दोनों को रोका, लेकिन उन दोनों ने उनकी बात नहीं मानी और रास्ते में आते वक्त वो एक हॉन्टेड हाउस में फंस जाते हैं। तो चलिए इस ड्रामने सफर की शुरुआत करते हैं। राजेश की बुआ अचानक बीमार पड़ गई। ऐसा पता लगने पर वो और उसकी पत्नी उनसे मिलने उनके घर गए। बुआ से मिलने के बाद सुबह एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था, इसलिए रात को ही उनका निकलना ज़रूरी था ताकि उसकी मीटिंग मिस ना हो। राजेश ने दीपक से बोला, बुआ का अच्छे से ख्याल रखना और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं कोई ना कोई हेल्प कर दूंगा और हम जल्दी ही शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में बुआ जी का इलाज करवाएंगे। दीपक ने कहा, ठीक है भैया। नैना बोलती है, फिर बुआ जी हमारे साथ ही रहेंगी, घर पर ही हम इनका इलाज करवाएंगे, है ना बुआ जी? रहेंगे ना हमारे साथ? बुआ जी जानती थी कि उनके पति के जाने के बाद राजेश ने ही उनका और उनके बेटे के पढ़ाई का खर्चा उठाया है। परिवार वालों ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन राजेश ने बड़े बेटे की तरह उनका ख्याल रखा है। राजेश ने घड़ी की तरफ देखा और नैना से कहा, अब हमें चलना चाहिए, 9:30 बज गए हैं। बुआ जी अब हम चलते हैं, कल सुबह मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, नहीं तो मैं 2 से 4 दिन आपके पास ही रह जाता। बुआ जी बोलती हैं, इतनी रात को? नहीं, इतनी रात को मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर जाना ज़रूरी है तो कल सुबह चले जाना। राजेश ने बोला, बुआ जी क्या बात कर रही हैं आप? 5 घंटे तो जाने में लग जाएंगे, सुबह निकलूंगा तो मीटिंग मिस हो जाएगी, और नैना को भी तो एक डॉक्टर के पास जाना है। दीपक कहता है, भैया माँ सही कह रही है। राजेश ने बोला, बुआ जी दीपक आप दोनों बेवजह परेशान हो रहे हैं। बुआ बोलती है, अरे बेटा तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, तुम्हें शायद नहीं पता, रात को गांव से शहर जाने वाले रास्ते पर आत्माओं का साया है। मैं नहीं जाने दूंगी तुम लोगों को। बेटा नैना तुम तो मेरी बात समझो। नैना ने कहा, बुआ जी ये भूत वूत कुछ नहीं होता, यह सब मन का वहम है और लोगों ने अफवाह फैला रखी है, और इंसान से बड़ा भूत कोई हो सकता है क्या? बुआ जी आप चिंता ना करें, हम लोग ठीक से घर पहुंचने के बाद आपको फोन कर देंगे। राजेश और नैना बुआ का आशीर्वाद लेकर और दीपक को समझाकर वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद करीब आधे घंटे तक मौसम ठीक था, लेकिन अचानक से मौसम बदलने लगा और थोड़ी ही देर में तूफानी हवाएं और तेज बारिश शुरू हो गई। ये देख नैना और राजेश दोनों को अजीब सा लगा। राजेश ने नैना से पूछा कि काफ़ी देर हो गई है, तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो, क्या सोच रही हो? नैना ने बोला, यही कि हमें बुआ की बात मान लेनी चाहिए थी राजेश, इस समय हमें नहीं निकलना चाहिए था। ऊपर से ये अचानक से शुरू हुई तूफानी बारिश, ना जाने क्या होगा। राजेश बोला, नैना तुम कब से इन फालतू और अंधविश्वास की बातों में विश्वास करने लगी? और मौसम का क्या है, वो तो कभी भी बिगड़ सकता है। नैना ने कहा, मैं अब भी नहीं मानती, पर ना जाने क्यों अजीब सा डर लग रहा है। राजेश बोलता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजेश की कार स्पीड में चल रही थी, तभी अचानक कार का अगला टायर पंचर हो गया और गाड़ी अनकंट्रोल हो गई। राजेश ने कार को संभालने की पूरी कोशिश की,
लेकिन कार जाकर सीधे पेड़ से टकरा गई। हालांकि राजेश और नैना को कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी राजेश ने पूछा, नैना तुम ठीक तो हो ना? नैना ने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अब हम क्या करेंगे राजेश? इस सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी मिलेगी या नहीं, कुछ अता पता नहीं। बुआ जी ने कहा था कि सुबह चले जाना, लेकिन तुम माने नहीं। राजेश की नज़र कहीं दूर एक घर से आती लाइट पर पड़ती है। इतनी तेज बारिश में आसपास की चीज़ों को समझना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन दूर से आती वो लाइट उन्हें काफ़ी अच्छे से दिख रही थी। ये देखकर कि इस तूफ़ानी रात में कोई तो होगा जो उन्हें सुबह तक रुकने के लिए उनकी मदद करेगा। अगर वो अकेला होता तो शायद गाड़ी के पास ही रुक जाता जब तक सुबह ना हो, लेकिन साथ में उसकी पत्नी नैना होने की वजह से यूं सड़क पर रात बिताना उसे ठीक नहीं लगा। राजेश ने उस रोशनी की ओर इशारा करते हुए नैना से कहा, वो देखो वहाँ दूर उस मकान से लाइट आ रही है। हो सकता है वहाँ कोई ना कोई हो जो हमारी हेल्प कर दे। नैना बोलती है, राजेश क्यों ना हम गाड़ी के पास ही रुक जाएं? इतनी रात को हम किसी अनजान के घर कैसे जा सकते हैं? कहीं कोई और मुसीबत गले पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राजेश ने कहा, गाड़ी के पास हम कब तक रहेंगे नैना? गाड़ी के इंजन में फॉल्ट हुआ है और तुम कब से नेगेटिव सोच रही हो यार। नैना के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। नैना बोलती है, मगर बुआ जी। राजेश ने कहा, बुआ जी पुराने ख्यालों की है। भूत प्रेत तंत्र मंत्र तांत्रिक इन सब के झांसे में पढ़े लिखे लोग नहीं फंसते। चलो अब। फिर दोनों ने रेनकोट पहना, अपने अपने फ़ोन के चार्जर लिए। नैना ने अपना हैंडबैग लिया और गाड़ी को लॉक कर वो दोनों तूफ़ानी बारिश का सामना करते हुए उस ओर चल दिए जिस घर से थोड़ी सी लाइट आती दिख रही थी। तूफ़ानी हवा और तेज बारिश के डर से नैना ने राजेश का हाथ दोनों हाथों से पकड़ रखा था। काफ़ी देर चलने के बाद राजेश और नैना दोनों ही उस विला के बड़े से दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर कोई डोरबेल तो नहीं थी, लेकिन दरवाजे के ठीक ऊपर एक घंटी लटकी हुई थी जिसकी रस्सी दरवाजे के पास ही थी। राजेश ने रस्सी को 2 बार खींचा। घंटे की आवाज़ पूरे विला में गूंजने लगी, लेकिन कुछ देर वेट करने के बाद भी उनको कोई जवाब न मिलने पर राजेश ने एक बार फिर घंटी बजाने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाज़ा खुल गया। उनके सामने 25 से 26 साल की लड़की जो हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। जी वो हमारी कार ख़राब हो गई है और इस तूफ़ानी बारिश में हमें हमारे अलावा कोई आता जाता नहीं दिखा जिससे हम कोई हेल्प ले पाते। और तो और हमारे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है, नहीं तो हम कोई कैब बुक कर लेते या फिर कोई मैकेनिक बुला लेते। ना जाने क्यों राजेश ये क्यों नहीं बोल रहा था कि उन्हें इस तूफ़ानी बारिश में रात बिताने के लिए थोड़ी मदद चाहिए। ऐसे बात करते देख नैना को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। कितनी मेहनत से वो दोनों इस तूफ़ानी बारिश में इस विला तक पहुँचे थे कि वो रात भर यहाँ रुक सकें, और राजेश ने ये बात अब तक उस लड़की से नहीं कही। उस लड़की ने अंदर आने को कहा। राजेश और नैना अंदर जाने लगे, लेकिन नैना को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अंदर जाने से पहले उसने राजेश से बोला, हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की है ना राजेश? चलो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजेश बोलता है, नैना तुम बेवजह परेशान हो रही हो, चलो अंदर चलते हैं, नहीं तो उसे और उसकी फैमिली वालों को बुरा लगेगा कि हम खुद ही मदद के लिए आए और ऐसे ही चले गए। नैना ने बोला, बुरा लगता है तो लगने दो, कौन सा वो तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं? उस लड़की ने कहा, आप लोग वहाँ क्यों खड़े हैं?
आप लोग अंदर आइए। राजेश और नैना दोनों अंदर चले गए। अंदर अंधेरा था। वो लड़की आगे आगे हाथ में लालटेन लिए चल रही थी। हॉल में पहुंचने के बाद राजेश और नैना वहीं खड़े हो गए और उस लड़की ने दीवारों पर लगी मसालों में से एक को जलाया। अब हॉल में रोशनी हो गई। हॉल में रखे बड़े बड़े फूलदान, नक्काशीदार मूर्तियां, दीवारों पर लगी पेंटिंग्स। बाहर से विला पुराना दिख रहा था, लेकिन अंदर से काफी वेल मेंटेन रखा हुआ था। उन्हें खड़ा देख लड़की ने उन्हें बैठने को कहा। राजेश और नैना के बैठने के बाद लड़की ने बोला, आप लोग क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? नैना ने बोला, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप परेशान ना हो, आपने हमें इस तूफानी रात में रुकने के लिए जगह दी, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आजकल कौन अनजान लोगों की इतनी रात में मदद करता है। उस लड़की ने बोला, ठीक है, आइए मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। लेकिन राजेश ने कहा, अरे रहने दीजिए, हम यहीं सोफे पर ही ठीक हैं। राजेश इससे पहले कुछ और कहता, उस लड़की ने उन्हें अपने पीछे आने को कहा। राजेश और नैना ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए। चलते चलते नैना और राजेश आपस में कुछ बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद राजेश, नैना और वो लड़की तीनों एक कमरे के सामने खड़े थे। उस लड़की ने राजेश और नैना को कहा कि ये आपका कमरा है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, बेवजह कमरे से निकलने की कोशिश ना करना। लड़की ने इस बार थोड़े अलग ही अंदाज में कहा। ऐसा लग रहा था कि वो राजेश और नैना को कोई वार्निंग दे रही हो। भला ऐसे भी कोई कहता है क्या? अपनी बात कहकर वो लड़की जाने लगी। तभी राजेश ने कहा कि सुनिए। राजेश की आवाज़ सुन लड़की रुक गई। राजेश कहता है, आपने हमारी मदद की, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। तभी राजेश को याद आया कि उसने भी तो अपने और नैना के बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरा नाम राजेश है और ये मेरी पत्नी नैना है। लड़की ने कहा, राजेश्वरी, मेरा नाम राजेश्वरी है। राजेश ने पूछा कि आप इतने बड़े विला में अकेली रहती हैं? राजेश्वरी ने उन दोनों की तरफ अपना फेस किया और राजेश को लगा कि उसकी बात का वो कोई और मतलब समझ रही है। राजेश ने बोला, मेरा मतलब था कि इस विला में आपके अलावा कोई और हमें नहीं दिखा, तो हमको लगा कि आप यहाँ अकेली रहती हैं। राजेश्वरी ने राजेश को देखते हुए थोड़ा मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। नैना को थोड़ा अजीब सा लगा। उसने राजेश से कहा, तुम्हारे पूछने पर वो यूं मुस्कुरा कर क्यों चली गई? राजेश ने कहा, ऐसी बेवकूफ़ों वाली बात करेंगे तो मुस्कुराने की बजाय उसे हंसना चाहिए था। राजेश ने बोला, नैना, रात के 1:30 बज रहे हैं यार, इतनी रात को सब सो गए होंगे। नैना को अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। राजेश ने कहा, नैना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आराम कर लो, नहीं तो सर भारी हो जाएगा। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। थोड़ा आराम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। राजेश और नैना को अब नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वो बेड पर लेटकर आंखें बंद कर कर सोने लगे। करीब आधे घंटे तक दोनों करवटें बदलते रहे। फिर अचानक ही राजेश को किसी की बाहर से आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि 2 लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हो। राजेश को लगा कि यह शायद उसका वहम है, लेकिन फिर से फुसफुसाकर बात करने की आवाज़ आने लगी। इतनी रात को कोई बात क्यों करेगा? राजेश ने नैना की तरफ देखा तो वो सो रही थी। राजेश ने नैना को जगाना ठीक नहीं समझा और फिर धीरे से उठकर वहां जाने लगा जहां से आवाज़ आ रही थी। आवाज़ इतनी
अजीब सी थी कि उसे समझ पाना राजेश के लिए मुश्किल था। राजेश आवाज का पीछा करते करते किचन तक पहुंच गया। तभी अचानक से आवाज आना बंद हो गई। शायद राजेश की आहट पाते ही कोई था जो चौकन्ना हो गया। राजेश को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि वो अकेला था। फिर भी वहाँ कौन था जो बातें कर रहा था, ये जानने के लिए उस किचन की तरफ जाने लगा। वहाँ अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही राजेश किचन में गया तो उसके सामने अचानक अंधेरे से निकलकर एक सफेद सा चेहरा उसके सामने आ जाता है। राजेश डर के मारे गिर जाता है और खौफनाक तरीके से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे विला में गूंज उठती है। राजेश को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। राजेश की चीख सुनकर नैना की नींद खुल गई। उसने देखा कि राजेश बेड पर नहीं है। वो घबरा गई। राजेश ने अपने आप को संभाला और कहा कि तुम इतनी रात को यहाँ किचन में कैसे? ये राजेश्वरी थी, जिसका चेहरा देखकर राजेश डर गया था। राजेश्वरी ने कहा, शायद आप भूल गए, ये मेरा घर है और अपने घर में मैं कहीं भी कभी भी रह सकती हूँ। और तो और, जब मैंने आपको मना किया था कि आपको अपने कमरे से नहीं निकलना, तो आप बाहर कैसे आई? राजेश ने माफ़ी मांगते हुए बोला कि वो मैं पानी पीने आया था, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम किससे बातें कर रही थी? राजेश्वरी ने कहा कि मैं अपने आप से बात कर रही थी। राजेश को अजीब सा लगा। नैना राजेश का आवाज लगाते हुए उसे ढूंढ रही थी। राजेश ने राजेश्वरी से कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। राजेश्वरी कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती। तभी नैना वहां आ जाती है। राजेश फर्श पर गिरा हुआ था और राजेश्वरी उन दोनों के सामने खड़ी थी। राजेश को इस तरह फर्श पर पड़ा देख नैना परेशान हो गई। उसने राजेश को उठाया और पूछा, राजेश, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें? और तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? राजेश नैना को सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी राजेश्वरी ने कहा, राजेश जी पानी लेने आए थे, लेकिन फिसल कर गिर गए। नैना ने बोला, तुम दोनों कहीं कोई बात तो नहीं छुपा रहे? राजेश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बस फिसल कर गिर गया। नैना राजेश को कमरे की तरफ ले जाने लगी और कहा कि तुम्हें पानी ही पीना था तो मुझे जगा लेते, हम साथ में चलते। ऐसे यूं अकेले अंधेरे में जाने की क्या जरूरत थी? राजेश को चोट लगने का बहाना करना पड़ा ताकि नैना को उसके झूठ पर शक ना हो, क्योंकि विला में आने से पहले ही वो काफी डरी हुई थी किसी अनहोनी घटना को लेकर। राजेश और नैना को अब नींद नहीं आई। राजेश के मन में कई सवाल चल रहे थे। राजेश्वरी किससे बातें कर रही थी? या उसका कोई दोस्त था जो इतनी रात गए उससे मिलने आया हो? लेकिन उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत? कोई परिवार का सदस्य भी हो सकता है जिससे वो बातें कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि इस विला में आकर उसने गलती तो नहीं कर दी है। उसे नैना की बात मान लेनी चाहिए थी। कुछ तो गड़बड़ है इस विला में, उस आवाज में और इस राजेश्वरी में। मैंने अपने साथ साथ नैना को भी मुसीबत में डाल दिया है। भगवान, हमारी रक्षा करना। दोनों ही अब सुबह होने का इंतजार करने लगे। दोनों ही सोच रहे थे कि कब सुबह हो और इस विला से निकलें। लेकिन बाहर अब भी बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश राजेश और नैना ने आज तक नहीं देखी। ऊपर से बिजली की तेज गड़गड़ाहट। ये रात उन दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली थी। तभी उन्हें विला के बाहर लगी घंटी की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी
उन्होंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। नैना ने कहा, इस वक्त कौन आया होगा? राजेश बोलता है, देखते हैं कौन है। दरवाजे पर एक आदमी और एक औरत और 10 से 12 साल की बच्ची दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में विला का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। राजेश्वरी लालटेन लिए खड़ी थी। उस आदमी ने राजेश्वरी से कहा, हेलो, आई एम प्रकाश, दिस इज़ माई वाइफ दिव्या एंड दिस इज़ आवर डॉटर साक्षी। दिव्या का मायका यहीं पास के ही गांव में है। मैं इन दोनों को लेने आया था, लेकिन वापस शहर जाते समय हमारी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई। मदद के लिए आगे पीछे देखा तो आपके घर की लाइट ऑन थी, तो हम किसी तरह इस तूफ़ान में यहाँ तक आ पहुँचे। अगर आपके यहाँ रुकने के लिए थोड़ी जगह मिल जाती तो। प्रकाश की बातें सुन राजेश्वरी ने कहा, अंदर आइए। राजेश ने नैना से धीरे से बोला, तो ये भी हमारी तरह कार खराब होने की वजह से यहाँ आए हैं। लेकिन नैना की नज़र राजेश्वरी के चेहरे पर थी। नैना ने देखा कि वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रही है। नैना ने राजेश से बोला, तुम देख रहे हो, इतनी डरावनी मुस्कान किसी इंसान की हो सकती है क्या? राजेश कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया कि हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। राजेश्वरी ने उस परिवार को अपने पीछे आने को कहा। राजेश ने नैना से कहा, क्यों न हम उन तीनों के साथ हो जाएं, और कोई गड़बड़ हो तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। नैना ने बोला, हाँ जल्दी चलो, इससे पहले कि राजेश्वरी उन्हें कहीं और ले जाएं। राजेश और नैना जल्दी से प्रकाश और दिव्या के पास पहुंचे। ये देखकर राजेश्वरी को उन पर गुस्सा आने लगा। तभी माहौल को ठीक करने के लिए राजेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे राजेश्वरी जी, ये लोग कौन हैं? आपके रिश्तेदार हैं क्या? राजेश्वरी गुर्राते हुए बोलती है, तुम दोनों को कोई बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? नैना राजेश्वरी के चेहरे पर झलक रहे गुस्से को पहचान चुकी थी। उसने कहा, सॉरी राजेश्वरी जी, हमें नहीं पता था आपके रिश्तेदारों ने घंटी बजाई है, वरना हम अपने कमरे से बाहर नहीं आते। नैना और राजेश ने प्रकाश दिव्या को राजेश्वरी का रिश्तेदार इसलिए कहा ताकि बातचीत हो सके। प्रकाश की पत्नी दिव्या ने बोला, माफ़ कीजिएगा, हम इनके रिश्तेदार नहीं हैं। वो हमारी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी और हमने देखा कि इस विला के ऊपरी कमरे से बहुत तेज रोशनी आ रही थी, तो हम समझ गए कि यहाँ कोई रहता है और इस तूफानी बारिश में हम यहाँ मदद के लिए आए हैं। राजेश बोला, अच्छा, आप लोगों की गाड़ी खराब हो गई जिस वजह से आप यहाँ मदद के लिए आए हैं। दिव्या कहती है, आप लोगों का मतलब आपकी भी गाड़ी खराब हो गई है? राजेश ने कहा, जी हाँ, हमारी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। हम लोग भी यहाँ हेल्प लेने के लिए आए थे। प्रकाश बोलता है, व्हाट ए कोइंसिडेंस। तभी दिव्या की बेटी को भूख लग गई। उसने अपनी माँ से कुछ खिलाने को कहा। तभी दिव्या ने रिक्वेस्ट करते हुए राजेश्वरी से कहा, अगर आपके पास कुछ खाने का हो तो बच्ची के लिए लेते आइए। राजेश्वरी अंदर चली गई। मौका देख राजेश ने प्रकाश से बोला, प्रकाश जी, मेरी बात सुनिए, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। प्रकाश और दिव्या को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रही हैं। राजेश उन्हें समझाने में समय खराब नहीं करना चाहता था। वो जल्दी से दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। राजेश ने प्रकाश को दरवाज़ा खोलने के लिए बुलाया। प्रकाश ने राजेश से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला और यहाँ से भागना क्यों है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राजेश ने कहा, वो जब आप राजेश्वरी से दरवाजे पर बात कर रहे थे ना, उस समय मैंने आपका नाम
सुन लिया था, लेकिन क्यों किस लिए का जवाब देने का समय नहीं है। हमें राजेश्वरी के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। फिर दोनों ही दरवाज़ा खोलने लग जाते हैं। उन्हें देख नैना भी उनकी मदद करने के लिए उनके पास आती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अचानक दिव्या बोलती है, भूतिया विला। राजेश, प्रकाश और नैना दिव्या की तरफ देखने लगे और नैना ने कहा, क्या कहा तुमने? भूतिया विला। दिव्या बोलती है, हाँ, भूतिया विला, हॉन्टेड हाउस। आज की रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। हम सब मारे जाएंगे, हम में से कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर दिव्या ने अपनी बेटी साक्षी को अपने गले से लगाकर रोने लगी। राजेश को दिव्या की बातों पर गुस्सा आ जाता है। वो प्रकाश से कहता है, मिस्टर प्रकाश, ये तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। क्या क्या कुछ भी अंट शंट बोले जा रही है, समझाओ इसे। अपनी पत्नी के लिए बुरा भला बोलने पर प्रकाश को राजेश पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोलने की? अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, वरना। इस बार राजेश भड़क गया। उसने गुस्से में कहा, क्या वरना? वरना क्या? धीरे धीरे राजेश और प्रकाश की बहस हाथापाई पर आ गई। नैना ने बीच बचाव करते हुए कहा, हमें इस वक्त आपस में न लड़कर समय खराब नहीं करना चाहिए। इस मुसीबत से निकलने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। आप दोनों इस तरह लड़ते रहे तो उस अनजान दुश्मन का ही काम आसान होगा। नैना ने राजेश से कहा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम हालात को समझ रहे हो, फिर ऐसा बिहेव क्यों? राजेश सोफे पर बैठ जाता है। प्रकाश और नैना दिव्या के पास बैठते हैं और नैना दिव्या को कहती है, दिव्या, पत्नी पति की ताकत होती है। कितनी ही बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना जाए, पत्नी अपने पति की ताकत को कई गुना करती है। अगर तुम ऐसे कमजोर पड़ोगी तो तुम्हारे पति और बेटी का क्या होगा? नैना की बात सुनकर दिव्या ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। नैना ने दिव्या से पूछा कि इस विला के बारे में तुम क्या जानती हो? इस विला की कहानी क्या है? हो सकता है कि हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। प्रकाश ने दिव्या से कहा, जब तुम्हें पता था कि ये भूतिया विला है तो तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया यहाँ आने के लिए? दिव्या बोलती है, नैना, मैं इसी गांव में पली बड़ी हूँ और इस हॉन्टेड हाउस की कहानियाँ सुनते सुनते ही मैं बड़ी हुई हूँ। आज से करीब 40 साल पहले इस विला में अग्रवाल परिवार रहता था। अग्रवाल परिवार में रघुवंश, उनकी पत्नी निर्मला और बेटी राजेश्वरी रहते थे। अग्रवाल जी के पास 3 फैक्ट्रियां थी और कई एकड़ में जमीनें भी। गांव के लोग उनकी काफ़ी इज्जत किया करते थे। रघुवंश और निर्मला ने अपनी बेटी राजेश्वरी को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। कॉलेज के दिनों में जब उसकी सेकंड ईयर की पढ़ाई चल रही थी, एक दिन राजेश्वरी एक लड़के को लेकर अपने घर आती है। उसका नाम विकास था। राजेश्वरी ने अपने माँ पापा से विकास को मिलाने के बाद कहा कि वो उसे पसंद करती है और शादी करना चाहती है। उसके माँ पापा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन राजेश्वरी की जिद को देखते हुए उन्होंने हाँ कर दी और जल्द ही विकास और राजेश्वरी की शादी करा दी गई। विकास अनाथ था और हॉस्टल में रहता था, लेकिन शादी के बाद विकास अग्रवाल परिवार के साथ इसी विला में रहने लगा। 2-3 सालों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन पता चला कि राजेश्वरी और उसके माता पिता के बीच में किसी जमीन को लेकर झगड़ा हुआ है और गुस्से में आकर राजेश्वरी ने अपने माता पिता की हत्या कर दी और खुद ने आत्महत्या कर ली है। उसका पति भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और यह विला छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। कहते हैं कि तब से उनकी आत्मा यहीं भटक रही है।
राजेश और प्रकाश का दिव्या की बातों पर ध्यान था कि तभी अचानक राजेश आया और दिव्या को थप्पड़ मारा। और इस बात पर प्रकाश को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में राजेश का कॉलर पकड़ लिया और मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि राजेश ने प्रकाश को उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया और विला में तेज आवाज के साथ कहा, झूठ है ये। राजेश्वरी ने अपने माँ बाप की हत्या नहीं की, उसने आत्महत्या भी नहीं की। मेरी बच्ची पर यह झूठा इल्जाम लगाने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजेश औरत की आवाज में बोल रहा था। नैना, प्रकाश और दिव्या को यह समझ आ गया था कि राजेश पर राजेश्वरी की मां निर्मला अग्रवाल की आत्मा हावी हो चुकी है। निर्मला ने दिव्या का गला पकड़ लिया। यह देख प्रकाश ने दिव्या को बचाने के लिए पास रखी एक चेयर को उठाकर राजेश के कंधे पर मारा, लेकिन राजेश पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी गर्दन पूरी की पूरी पीछे की तरफ घुमाई। राजेश का सिर पीछे प्रकाश की तरफ था, लेकिन उसका बाकी का शरीर आगे की तरफ। ये देख प्रकाश डर गया। राजेश प्रकाश को देखकर हंसने लगा, लेकिन ये हंसी राजेश की नहीं बल्कि निर्मला की थी। और इस बार निर्मला ने प्रकाश को एक दीवार की तरफ उठाकर फेंक दिया। प्रकाश दीवार से टकराकर जब नीचे गिरा तो उसकी कमर में चोट लगने की वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ दिव्या का दम घुटने लगा था। सांस न ले पाने की वजह से उसे खांसी आने लगी थी। तभी नैना ने राजेश के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, माता जी इसे छोड़ दीजिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसने तो जो सुना था राजेश्वरी के बारे में वही हम सबको बताया, इसे छोड़ दीजिए। राजेश के अंदर से निर्मला ने कहा, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, झूठ हमेशा झूठ ही होता है, वह सच नहीं हो जाता। और सच यह है कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। नैना अब निर्मला के आगे गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन निर्मला की आत्मा ने उसकी एक न सुनी। नैना जानती थी कि आत्मा से लड़ना मुश्किल है। नैना ने निर्मला की आत्मा से कहा, माँ छोड़ दो माँ, इसे मत मारो। इस बच्ची के लिए इसे मत मारो माँ। इस बच्ची का क्या कसूर है? क्यों इसे बिन माँ की बच्ची बना रही हो? अगर ये तुम्हारी अपनी खुद की नातिन होती तो क्या तुम ऐसा करती माँ? नैना की बात सुनकर निर्मला को न जाने क्या हुआ। उसने दिव्या को छोड़ दिया। राजेश को अपने वश में किए हुए निर्मला बैठकर रोने लगी। नैना दिव्या के पास गई। गला दबाने की वजह से दिव्या अधमरी हो गई और फिर बेहोश हो गई। नैना रोती हुई निर्मला के पास आई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, माँ ऐसा क्या हुआ था? मुझे बताओ माँ, आपकी ये बेटी आपकी और राजेश्वरी की मदद करेगी। निर्मला की आत्मा ने बताया, उस दिन जब हम राजेश्वरी और विकास की शादी के लिए मान गए तो सबसे ज्यादा खुश होने वाली राजेश्वरी थी। अपना मनपसंद जीवन साथी पाकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमें भी राजेश्वरी की खुशी में खुशी मिली, लेकिन हम तीनों को ये नहीं पता था कि विकास प्रॉपर्टी के लिए राजेश्वरी से प्यार का नाटक कर रहा था। शादी के 4 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। हमारी बेटी बहुत खुश थी। विकास भी हमारे साथ ही रहने लगा। उसका बिहेव ऐसा था जैसे कि वो हमारा दामाद नहीं बल्कि हमारा बेटा हो। हमारी देखभाल भी वो काफ़ी अच्छे से करता था। हमारी तीनों फैक्ट्रियों का काम भी वो अच्छे से संभालने लगा था। लेकिन ये सब हमारे साथ उसका धोखा था। धीरे धीरे विकास के तेवर बदलने लगे। हमारी सारी प्रॉपर्टी हमने पहले से ही हमारी बेटी राजेश्वरी के नाम कर रखी थी। विकास ने वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कराने का दबाव राजेश्वरी पर बनाने लगा। राजेश्वरी इन बातों से थोड़ा अनजान थी।
उसने कहा, विकास, हम दोनों में क्या मेरा और क्या तुम्हारा? जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। तुम प्रॉपर्टी के पेपर तैयार कराओ, मैं साइन कर दूंगी। और कुछ दिन बाद जैसे ही विकास को सारी प्रॉपर्टी मिली तो उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। विकास ने सालनी नाम की लड़की से पहले से ही शादी कर रखी थी। जब हमें इस बात का पता चला तो हम अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। उस रात भी ऐसी ही तूफानी रात थी। उस रात विकास देर से घर आया उस लड़की सालनी के साथ तलाक के पेपर पर राजेश्वरी के सिग्नेचर लेने। लेकिन जब राजेश्वरी ने मना किया तो उसे कोर्ट में घसीटने की बात कही। फिर उसने हमारे सामने हमारी बेटी को मारा पीटा और हमें धमकाया कि वह हमें जान से मार देगा। लेकिन जब हमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे और मेरे पति को जिंदा जला दिया। हमें जलते हुए हमारी नौकरानी ने देख लिया था। विकास डर गया और उसने नौकरानी को भी उसी आग में जलाकर मार दिया। और फिर उसने रस्सी से गला घोंटकर मेरी बेटी राजेश्वरी को भी मार दिया। बाद में उसने सबको झूठ बोला कि राजेश्वरी अपनी जायदाद बेचकर गांव जाना चाहती थी। लेकिन माँ बाबूजी के मना करने पर उसने उनकी हत्या कर दी। और राजेश्वरी को अपने आप पर जब शर्म आई तो उसने आत्महत्या कर ली। मुझे और मेरे पति को मुक्ति तो मिल जाती, लेकिन मेरी बेटी का शरीर न जलने की वजह से उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई। अपनी बेटी के मोह के कारण हम दोनों की आत्मा भी यहीं कैद होकर रह गई। और तब से जो भी पति पत्नी इस विला में आते हैं उसे विकास और सालनी समझकर राजेश्वरी मार देती है। जब तुम और तुम्हारा पति कमरे में सोए हुए थे तो राजेश्वरी तुम दोनों को ना मारे ऐसा मैं उसे समझा रही थी। नैना को विकास पर गुस्सा आ रहा था। सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में आकर एक परिवार को उसने मौत के घाट उतार दिया था और उनके बारे में झूठी अफवाह भी फैलाई। नैना ने पूछा, उसके बाद विकास का क्या हुआ? क्या वो कभी वापस लौटकर आया? निर्मला ने कहा, नहीं, क्योंकि उसने जो हमारे साथ किया उसकी सजा उसे मिल गई थी। हमें मारने के एक हफ्ते बाद ही विकास और सालनी की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। नैना ने कहा, जब विकास और सालनी की मौत हो गई है तो राजेश्वरी किसी और को क्यों मारती है? निर्मला ने बताया, राजेश्वरी को आज भी यकीन है कि विकास और सालनी कहीं ना कहीं आज भी जिंदा हैं। नैना निर्मला से बातों ही बातों में ये जानना चाहती थी कि राजेश्वरी का शरीर विकास ने कहाँ छुपाकर रखा है। लेकिन निर्मला ने ये सब बताने से मना कर दिया। लेकिन बातों ही बातों में निर्मला ने कहा कि मेरी बेटी को अंधेरे से डर लगता है। पिछले 30 सालों से वो इस अंधेरे विला में भटक रही है। थोड़ी ही देर में निर्मला की आत्मा राजेश के शरीर को छोड़कर वहां से चली गई। राजेश का शरीर ढीला पड़ने की वजह से वो जमीन पर गिर गया। नैना ने राजेश के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी ही देर में राजेश को होश आ गया और उसने कहा कि ये मेरी बॉडी में इतना दर्द क्यों हो रहा है, और ये दिव्या ऐसे क्यों पड़ी है, और प्रकाश कहाँ है? प्रकाश दूर कोने में पड़ा था। वो बोला, मैं यहाँ हूँ। राजेश को कुछ भी याद नहीं था। नैना ने दिव्या के चेहरे पर भी पानी के छींटे मारे और वो होश में आ गई। जैसे ही दिव्या ने राजेश को देखा तो वो डर गई और चिल्लाने लगी। नैना ने दिव्या को बोला, दिव्या, संभालो अपने आप को, डरो नहीं। राजेश के अंदर से निर्मला की आत्मा जा चुकी है। लेकिन ये सब बातें राजेश को
बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? तब नैना ने जल्दी जल्दी राजेश को सब कुछ बताया। तुम्हारे अंदर निर्मला जी की आत्मा आ गई थी, लेकिन अभी सारी बातें बताने का टाइम नहीं है। हमें कई साल पहले छुपाई गई राजेश्वरी की लाश को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। राजेश ने बोला, राजेश्वरी की लाश? नैना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? राजेश्वरी तुम्हारे सामने ही अभी इस विला के अंदर गई है और तुम उसकी लाश ढूंढने की बोल रही हो, वो भी कई साल पुरानी। नैना ने राजेश को कहा, मैंने कहा ना कि हमारे पास टाइम नहीं है सारी बातें बताने का। हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मैंने उसकी माँ को वादा किया है कि मैं राजेश्वरी और उसके माता पिता को मुक्ति दिलाऊंगी। राजेश समझ गया कि अभी सवाल जवाब का समय नहीं है। उसने प्रकाश को उठाया और सोफे पर बैठाया और उसके पास उसकी बेटी साक्षी को छोड़ा। नैना, दिव्या और राजेश ने दीवार पर लगी एक एक जलती हुई मसाल ली और ऐसी खुफिया जगह की तलाश करने लगे जहां पर राजेश्वरी की लाश मिल सके। अभी वो लोग ढूंढ ही रहे थे कि अचानक से एक भयानक आवाज विला के अंदर से आई। वो आवाज सुनकर नैना, राजेश, दिव्या और काफी डर गए। वो आवाज राजेश्वरी की थी। नैना, राजेश और दिव्या ने एक दूसरे को देखा। नैना का इशारा पाते ही वो सब लोग एक बार फिर अपने काम में लग गए। नीचे के कमरों की तलाशी लेने के बाद सीढ़ियों की ओर राजेश गया ताकि वह ऊपर जाकर कमरों की तलाशी ले सके। वह अभी 4 से 5 सीढ़ियां ही चढ़ा था कि हॉल से प्रकाश की चीख सुनाई दी। वे तीनों भागकर जब वहां आए तो देखा कि प्रकाश का शरीर पूरी तरह से हवा में था, लेकिन उसे किसने उठा रखा था कोई दिखाई नहीं दे रहा था। नैना समझ चुकी थी कि ये काम राजेश्वरी का है। राजेश्वरी की रूह कपा देने वाली हंसी पूरे विला में गूंज रही थी। साक्षी, जो 12 से 13 साल की है, वो भयानक तरीके से डरी हुई थी। दिव्या अपने पति को इस हालत में देखकर प्रकाश की ओर दौड़ी, लेकिन बीच में ही राजेश ने उसे पकड़ लिया। दिव्या ने राजेश से हाथ छुड़ाया और कहा कि मुझे प्रकाश को बचाना है, लेकिन राजेश ने उसे समझाते हुए बोला, पागल मत बनो दिव्या, अगर तुम वहां गई तो तुम भी मारी जाओगी। दिव्या ने अपना हाथ राजेश से छुड़ाया और वो प्रकाश की तरफ भागी। जैसे ही वो प्रकाश के पास पहुंची तो राजेश्वरी गुर्राई और उसने एक जोरदार थप्पड़ दिव्या को मारा। वो जमीन पर गिर गई और प्रकाश को भी नीचे फेंक दिया। राजेश्वरी फिर से हंसने लगी और उसने गुर्राते हुए कहा, मरोगे तुम सब के सब मेरे हाथों। ऐसा कहकर वहां से चली गई। प्रकाश का गला घुटने की वजह से वो खांस रहा था। दिव्या भागी भागी उसके पास आई और नैना भी उन दोनों के पास पहुंची। दिव्या ने प्रकाश को संभालते हुए पूछा, प्रकाश, प्रकाश, तुम ठीक तो हो ना? प्रकाश ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर और उसने मेरा गला दबाया होता तो मैं तो मर ही गया होता। नैना ने प्रकाश और दिव्या को कहा कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना होगा, वरना राजेश्वरी तो हमें वैसे भी मार देगी। तभी दिव्या का ध्यान साक्षी की ओर गया। साक्षी, साक्षी बेटा, कहकर दिव्या ने उसे अपने गले से लगाया और रोने लगी। इतने भयानक दृश्य को देखकर साक्षी बहुत डर गई थी। दिव्या ने बोला, ना बेटा ना, रोते नहीं बेटा, ब्रेव गर्ल कभी रोती है कभी। नैना ने भी साक्षी को बोला, अब डरो नहीं बेटा, हम सब आपके साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी राजेश भागा भागा आया और बोला, नैना, मैंने ऊपर के सारे कमरे अच्छे से देख लिए हैं, राजेश्वरी की लाश कहीं नहीं मिली। दिव्या कहती है, अब हम क्या करेंगे, कैसे बचेंगे उस आत्मा से?
नैना ने बोला, मैंने निर्मला जी से वादा किया है कि मैं उन सबको मुक्ति दिलाऊंगी। राजेश नैना पर भड़क गया और उसने कहा, वादा नहीं तोड़ सकती हो, लेकिन हमारी जान खतरे में डाल सकती हो। इस बात पर नैना को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाली? मैंने तुम्हें कहा था कि इस विला में मदद के लिए चलो, मैंने कहा। राजेश ने नैना से माफी मांगी और बोला, मैंने सारे कमरे देख लिए हैं, लेकिन कहीं कोई लाश छुपाने की जगह या कोई खुफिया जगह जहां पर लाश छुपाई जा सकती है, वो अब तक नहीं मिली। विला के बाहर आसपास की जमीनें बची हैं जहां राजेश्वरी की लाश दफनाई हुई हो सकती है। नैना ने कहा, आप ठीक बोल रहे हो। फिर दिव्या ने कहा, लेकिन हम बाहर जाएंगे कैसे? दरवाजा तो बंद है और दूसरा रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा जहां से बाहर जा सके। तूफानी बारिश अब भी हो रही थी। तभी एक बार फिर विला के बाहर दरवाजे पर लगी घंटी बजने लगी। दिव्या ने कहा, अब कौन यहाँ मरने चला आया? तभी राजेश बोला, ये मरने नहीं, हमें बचाने आया है। प्रकाश कहता है, क्या मतलब है आपका? राजेश बोला, देखो, विला के आसपास की छानबीन करने के लिए ये सही मौका है। बाहर कोई भी है, उसको अंदर लाने के लिए राजेश्वरी दरवाजा खोलेगी और जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं बाहर चला जाऊंगा। नैना ने कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो दिव्या, प्रकाश और साक्षी को भी बाहर ले जाना ताकि इन तीनों की जान बच जाए। दिव्या ने हैरान होते हुए कहा, यह तुम कैसी बात कर रही हो नैना? तुम दोनों को हम अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नैना ने दिव्या को बोला, पागल मत बनो, यही सही मौका है। प्रकाश ने नैना से कहा, हम इतने खुदगर्ज नहीं बन सकते भाभी जी, आपने हमारी जान बचाई है। हम भला आपको और राजेश को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर बाहर जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। तभी विला की घंटी दोबारा बजी। प्रकाश ने राजेश को कहा, तुम जाओ, हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। राजेश बोला, ठीक है। विला का दरवाजा खुलने लगा। दरवाजे पर एक पुलिस वाला था जो ये सब देखकर हैरान था कि विला का इतना बड़ा दरवाजा अपने आप कैसे खुल सकता है। दरवाजा खुलता देख राजेश दरवाजे के पास पहुंचा और जैसे ही बाहर निकलने लगा, तभी किसी ने उसे उठाकर वापस से विला के अंदर फेंक दिया। ये देखकर पुलिस वाला भी हैरान था। जैसे ही वो अंदर आने लगा तो दरवाजा फिर से बंद हो गया, लेकिन इस बार ना तो कोई अंदर आया और ना ही राजेश बाहर जा सका। सभी दौड़कर राजेश के पास आई। विला में एक बार फिर भूतिया हंसने की आवाज आने लगी। पुलिस वाला उन चारों की मदद करना चाहता था। उसने उन चारों को आवाज भी लगाई, लेकिन किसी ने पुलिस वाले की आवाज नहीं सुनी। दरवाजे पर जो पुलिस वाला है उसने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने दोबारा कॉल की। इस बार किसी कांस्टेबल ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। पुलिस वाले ने बोला, हेलो, मैं इंस्पेक्टर राकेश बोल रहा हूँ। कांस्टेबल ने कहा, हाँ सर, जय हिंद सर। राकेश बोला, जय हिंद। तुम जितनी जल्दी हो सके गांव से शहर जाने वाले रास्ते पर एक वेला है, वहां पर पूरी पुलिस टीम को लेकर आ जाओ। यहाँ कुछ लोगों की जान खतरे में है। कांस्टेबल ने कहा, सर, आप कहीं अग्रवाल विला में तो नहीं चले गए? राकेश ने दरवाजे पर लगे बोर्ड को देखा तो उस पर अग्रवाल विला लिखा था। उसने कांस्टेबल को बोला, हाँ, मैं अग्रवाल विला पर ही हूँ, तुम जल्दी से टीम लेकर आ जाओ। कांस्टेबल घबरा गया। उसने कहा कि सर, आप जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाइए, एक पल भी
वहां मत रुकिए। उस विला में भूतों का साया है। उसके अंदर जो भी गया वो जिंदा वापस नहीं आया। राकेश ने कांस्टेबल को बोला, क्या बकवास कर रहे हो? तुम आ रहे हो या मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना होगा? कांस्टेबल थोड़ा डर गया। बात अब उसके नौकरी पर आ गई थी। उसने कहा, नहीं सर, नहीं, मैं आ रहा हूं। उधर राजेश्वरी की विला में गूंजती आवाज हर पल चारों के मन में डर पैदा कर रही थी। राजेश्वरी ने कहा, तुम सब डरो नहीं, मैं तुम्हें बहुत आराम से मारूंगी। और फिर वो हंसने लगी। डर के मारे सभी चुप थे। नैना ने कहा, ओह माय गॉड, राजेश्वरी की डेड बॉडी तो वहां है। नैना की बात सुन प्रकाश ने पूछा, भाभी जी कहां पर हो सकती है? नैना ने बोला, राजेश्वरी की माँ निर्मला ने कहा था कि राजेश्वरी को अंधेरे से डर लगता है। सारे कमरों की तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें उस कमरे की तलाशी लेनी होगी जिस कमरे में सबसे ज्यादा रोशनी है, जिसकी रोशनी देखकर हम सब यहाँ मदद के लिए आए थे और यहाँ आकर हम सब फंस गए। प्रकाश ने पूछा, लेकिन नैना जी, उसी कमरे में ही क्यों? राजेश्वरी की लाश दूसरे किसी जगह या कमरे में हो सकती है। नैना ने कहा, नहीं प्रकाश, अंधेरे के डर की वजह से ही राजेश्वरी हमेशा अपने साथ लालटेन लिए रहती है। निर्मला जी ने बातों बातों में ही जानबूझकर हमारे लिए छोटा सा क्लू दिया था। प्रकाश ने कहा, ओ तो ये बात है, राजेश्वरी मरने के बाद भी अंधेरे से डरती है। जिस कमरे में उसकी लाश है उस कमरे में उसने काफी रोशनी कर रखी है। दिव्या ने नैना से कहा, तो फिर देर किस बात की? हमें फौरन उस कमरे में चलना चाहिए, इससे पहले कि राजेश्वरी हमारी चाल को समझे। उससे पहले हमें उसकी लाश को जला देना चाहिए। नैना ने कहा, तुम सही बोल रही हो प्रकाश, हम तीनों उस कमरे में जाते हैं। तब तक तुम किचन से घासलेट और माचिस लेते आओ। प्रकाश ने कहा, ठीक है। दिव्या, नैना और राजेश जल्दी से ऊपर के कमरों की तरफ गए। वो तीनों वहां उस कमरे में पहुंचे जहां से रोशनी आ रही थी। थोड़ी ही देर में प्रकाश भी वहां आ गया। नैना ने कहा, कमरे को अच्छे से चेक करो। कमरे में हर एक चीज को हिला डुलाकर वो लोग देख रहे थे। कहीं किसी चीज को हिलाने से कोई खुफिया रास्ता या फिर कोई जगह मिल जाए, लेकिन उनके हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा। प्रकाश ने कहा, या तो निर्मला की आत्मा ने हमें बेवकूफ बनाया है या फिर हमने उसकी बात को कोई कलू समझ लिया है। वो क्यों अपनी बेटी का राज हमें बताएगी? नैना ने बोला, निर्मला ने हमसे झूठ नहीं बोला। कुछ तो है जो कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। तभी साक्षी के रोने की आवाज आने लगी। दिव्या ने प्रकाश को गुस्से में कहा, साक्षी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? प्रकाश ने कुछ नहीं कहा। वो भागता हुआ वापस नीचे गया। उसके पीछे पीछे दिव्या भी गई। राजेश कमरे से बाहर चला गया। नैना अब भी वहीं उसी कमरे में थी। वो सोचने लगी कि राजेश्वरी की लाश आखिर कहाँ हो सकती है। प्रकाश दौड़कर किचन में पहुंचा जहां साक्षी बैठकर रो रही थी। प्रकाश ने साक्षी को गले से लगा लिया और घबराते हुए बोला, सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। दिव्या भी वहां आ गई। उसने अपनी बेटी को सही सलामत मिलने पर उसकी जान में जान आई। अचानक नैना की चीख पूरे विला में गूंज उठी। वो बार बार चीख रही थी। ये सुन दिव्या और प्रकाश के तो होश उड़ गए। बाहर खड़ा इंस्पेक्टर राकेश मजबूर था, बस अंदर से आ रही आवाजों को वो सुन पा रहा था। उसे अपनी बेबसी और इस तूफानी बारिश पर गुस्सा आ रहा था। अंदर जाने का ये सिर्फ एक ही रास्ता था जो बंद पड़ा था।
तूफानी बारिश के चलते पुलिस को आने में टाइम लग रहा था। राकेश चाहकर भी अंदर हो रही घटनाओं को रोक नहीं पा रहा था। दिव्या और प्रकाश भागकर जब नैना के पास पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान रह गए। नीचे फर्श पर राजेश की लाश पड़ी हुई थी। उसे किसी ने मार दिया। नैना रो रही थी। प्रकाश और दिव्या भी राजेश की मौत से दुखी हो गए। साथ ही साथ उनको भी डर लगने लगा। लेकिन इस तकलीफ के समय में कोई खुश था तो वो सिर्फ राजेश्वरी थी। राजेश्वरी की रूह कपा देने वाली हंसी पूरे विला में गूंज रही थी। प्रकाश ने दिव्या से नैना को संभालने को कहा। दिव्या जैसे ही नैना के पास बैठी, नैना उसके गले लगकर रोने लगी। ये देख प्रकाश और दिव्या की आंखें भर आई। दिव्या ने कहा, हौसला रखो नैना। नैना रोई जा रही थी। दिव्या ने उसे उठाया और कमरे में ही बेड पर बैठाने लगी। लेकिन बैठते समय दिव्या का पैर बेड से टकरा गया, जिसकी आवाज सुन नैना चुप हो गई। नैना ने ध्यान से उस बेड को देखा। दिव्या ने पूछा, क्या हुआ नैना, क्या देख रही हो? नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो झुककर बेड के नीचे देखने लगी और उसने बेड के नीचे का हिस्सा पकड़कर अपनी ओर खींचा। वो केवल बेड नहीं था, बल्कि बेड बॉक्स था। उस बेड बॉक्स को खोलते ही नैना, दिव्या और प्रकाश ने देखा कि उसके अंदर एक कंकाल पड़ा था। यह कंकाल किसी और का नहीं, बल्कि राजेश्वरी का था। जैसे ही राजेश्वरी का कंकाल उन तीनों के हाथ लगा, राजेश्वरी पागल हो गई। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। विला में रखी हर चीज अपने आप हिलने लगी। दिव्या ने प्रकाश को जल्दी से राजेश्वरी का कंकाल जलाने को कहा। प्रकाश कांपता हुआ जल्दी जल्दी उन हड्डियों पर घासलेट डालने लगा। तभी राजेश्वरी की आत्मा वहां आ गई और प्रकाश के सामने खड़ी हो गई। राजेश्वरी का भयानक रूप देखकर प्रकाश काफी ज्यादा डर गया। राजेश्वरी ने प्रकाश को उठाकर एक टेबल की तरफ फेंक दिया। यह देख दिव्या ने माचिस जलाकर राजेश्वरी की हड्डियों को जलाने की कोशिश की, लेकिन कमरे में न जाने कहां से तेज हवा चलने लगी और माचिस बुझ गई। राजेश्वरी ने नैना और दिव्या दोनों को एक साथ उठाकर दीवार की तरफ फेंका। जैसे ही वो दीवार से टकराकर दोनों नीचे गिरे तो उन दोनों को चोट लगने की वजह से वो दोनों अब उठ नहीं पा रही थी। ये सब देख साक्षी भी काफी ज्यादा डर गई और दरवाजे के पीछे जाकर छुप गई। राजेश्वरी का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो गया। राजेश्वरी ने इशारा किया और वो घासलेट का डिब्बा प्रकाश पर खाली होने लगा। प्रकाश ने राजेश्वरी को उसे छोड़ने के लिए कहा, मुझे राजेश्वरी जी छोड़ दीजिए प्लीज। लेकिन इसका कोई भी असर राजेश्वरी पर नहीं पड़ा। दिव्या और नैना प्रकाश की जान बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन राजेश्वरी ने फिर से उन दोनों को धक्का दे दिया और वो दोनों जमीन पर गिर गए। अंदर से जो आवाजें आ रही थी, बाहर खड़ा राकेश सुन रहा था, लेकिन वो चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकता था। राजेश्वरी ने प्रकाश पर घासलेट छिड़कने के बाद दीवार पर लगी जलती हुई मसाल की तरफ देखा और जोर से चिल्लाई। राजेश्वरी की अदृश्य शक्तियों की वजह से वो जलती हुई मसाल दीवार से हटकर प्रकाश की तरफ जाने लगी। यह देख प्रकाश ने मान लिया कि वो आज बचने वाला नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को मौत के हवाले करने लगा। दिव्या ने भी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और रोने लगी। मसाल जैसे ही बेड बॉक्स के पास पहुंची, तभी नैना ने उस मसाल को पकड़ लिया और उस बेड बॉक्स में रखे राजेश्वरी के कंकाल को नैना ने
जला दिया। ऐसा होते देख राजेश्वरी गुस्से में चीखने चिल्लाने और रोने लगी। उसकी आवाज पूरे विला में गूंजने लगी थी और थोड़ी देर बाद प्रकाश और दिव्या ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने से राजेश्वरी की आत्मा धुंध बनकर हवा में गायब हो गई। सब कुछ अचानक से शांत हो गया। राजेश्वरी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। साथ ही साथ निर्मला और रघुवंश अग्रवाल की आत्माएं भी। प्रकाश को जिंदा देख दिव्या की खुशी का ठिकाना न रहा। प्रकाश भी बहुत खुश था। वह मौत के मुंह से वापस आ गया था, लेकिन उसको बचाने वाली नैना अपने पति के मरने पर टूट गई थी। साक्षी भी दरवाजे के पीछे से निकलकर दिव्या और प्रकाश के पास आ गई। राजेश्वरी की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद ही तूफानी बारिश बंद हो गई। आसमान बिल्कुल साफ हो गया। सब कुछ नॉर्मल हो गया। विला का दरवाजा खुल चुका था। इंस्पेक्टर राकेश और उनकी टीम विला में पहुंच गई। ऊपर के कमरे में पहुंचते ही राकेश ने देखा कि राजेश की लाश जमीन पर पड़ी है। उस पर चाकू से वार किए गए थे और नैना पास बैठी रो रही थी। राकेश ने दूसरी तरफ देखा तो प्रकाश दिव्या भी वहीं पर थे। प्रकाश दिव्या को नैना के पास छोड़कर बाहर आ गया और उसने सारी घटना इंस्पेक्टर राकेश को बताई। राकेश ने कहा कि प्रकाश जी, मैं आपकी बात मान भी लूं, लेकिन कानून इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता। कानून भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। प्रकाश ने बोला कि मेरी बताई हर बात सच है सर। नैना से आप पूछ सकते थे, लेकिन अभी वो अपने पति के जाने से काफी दुखी है। आगे की सारी कार्रवाई इंस्पेक्टर राकेश ने पूरी की। दिव्या, प्रकाश और नैना एक दूसरे के लिए अजनबी थे जो संयोग से मिले थे। एक दूसरे की हेल्प करते करते वो लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। नैना अपने घर में अकेली थी। तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज नैना ऑफिस नहीं गई। राजेश के जाने के बाद नैना ही उसका ऑफिस संभाल रही है। घर में सोफे पर बैठे हुए उसे राजेश के साथ बिताया हर पल याद आने लगा। कभी कभी वो मुस्कुराने लगती और उसे वो पल भी याद आया जब उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और वो कुछ नहीं कर पाई। इस बात का उसे बहुत दुख हुआ और तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। पीछे पलटकर देखा तो वो राजेश्वरी थी। नैना ने हैरानी से कहा, राजेश्वरी तुम? फिर अगले ही पल नैना को राजेश्वरी पर गुस्सा आ गया। उसने बोला, अब क्या तुम मेरी जान लेने आई हो? मार डालो मुझे। मेरे पति को तो मार ही दिया तुमने, अब मुझे भी मार डालो ताकि मुझे इस विधवा की जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। राजेश्वरी ने नैना से कहा, मैं मजबूर थी। अगर मैं राजेश को न मारती तो वो तुम्हें मार देता। राजेश्वरी की ऐसी बात सुनकर नैना ने कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? राजेश्वरी बोली, मैं सच कह रही हूँ नैना, राजेश तुमको मार देना चाहता था। उस रात कमरे से दिव्या और प्रकाश के जाने के बाद राजेश कमरे से निकलकर चाकू लेने गया था जो उसने स्टोर रूम में पड़ा देखा था। वो तुम्हें मारकर उसका इल्जाम मुझ पर लगाना चाहता था ताकि लोगों को ये लगे कि राजेश्वरी की आत्मा ने तुम्हें मारा है। नैना ने कहा, लेकिन मेरे पति मुझे क्यों मारना चाहेंगे? वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तुम झूठ बोल रही हो। राजेश्वरी ने बोला, पैसों के लिए नैना, तुम्हारे पति का बिजनेस डूबने की कगार पर था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए वो किसी की मदद नहीं लेना चाहता था, यहाँ तक कि तुमसे भी नहीं, जबकि तुम उसकी सुख दुख की साथी रही हो। तुम्हारे नाम पर जो 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है
जो कि तुम्हें तुम्हारे पिता से मिली थी, वो हथियाने के लिए उसने तुम्हें मारने का सोचा। राजेश्वरी की बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि जब नैना ने राजेश का ऑफिस संभालना शुरू किया, तब उसे पता चला कि उसकी कंपनी घाटे में चल रही है। 6 महीने से नैना ने दिन रात एक करके राजेश की कंपनी को डूबने से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन नैना का मन फिर भी नहीं माना। उसने राजेश्वरी से कहा, तुम सच बोल रही हो? अगर उसे पैसों का लालच होता तो वो अपनी बुआ के देखभाल का खर्चा क्यों उठाने लगा? राजेश्वरी ने बताया, वो कोई एहसान नहीं कर रहा था उन पर। कंपनी में राजेश के पिता के साथ साथ उसके फूफा का भी शेयर था। अपने पिता के मरने के बाद राजेश ने उनकी जगह ले ली, लेकिन फूफा के मरने के बाद उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं था। उनका बेटा रवि तब छोटा था और बुआ को कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में। राजेश ने उनका शेयर हड़प लिया, इसलिए थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करता था। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम पता कर सकती हो कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। नैना ने अब राजेश्वरी से पूछा, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? राजेश्वरी ने कहा, माँ ने बताया। वो जब राजेश को अपने कब्जे में कर तुम्हें मेरे बारे में बता रही थी, उस समय राजेश के दिमाग में क्या चल रहा था वो सब उन्होंने पढ़ लिया था। तुम्हारा 2 बार एक्सीडेंट हुआ था ना, है ना? दोनों ही बार राजेश ने ही वो एक्सीडेंट करवाए थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गई, या तुम्हारे हाथों मुझे मुक्ति मिलनी थी इसलिए तुम बच गई। नैना, मैंने तुम्हें इसलिए ये सब आकर बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी रोते हुए बर्बाद कर दो जो तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी दौलत के लिए मार देना चाहता था। हो सकता है कि वो कभी तुम्हें प्यार करता हो, लेकिन उसकी नज़रों में उस प्यार की कीमत दौलत के आगे कुछ नहीं थी। नैना ने माफ़ी मांगते हुए राजेश्वरी से कहा, मुझे माफ़ कर दो राजेश्वरी, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तो तुम्हें अपने पति का कातिल समझ रही थी। राजेश्वरी बोली, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन अब तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, ना कि राजेश के लिए रोते हुए जीना, वरना मुझे कभी शांति नहीं मिल पाएगी। नैना ने अपने आंसू साफ किए और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं उस इंसान के लिए कभी आंसू नहीं बहाऊंगी। मैं अब अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करूंगी। इसके बाद राजेश्वरी चली गई। वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। पैसों के लिए ही विकास ने राजेश्वरी को धोखा दिया और पैसों के लिए ही राजेश नैना को मारना चाहता था।